नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत से पूरी दुनिया में दहशत है। वो इसलिए क्योंकि कई सारे लोग, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि उनकी मौत कोई आम या किसी सिर फिरे की वजह से नहीं, बल्कि एक साजिश का नतीजा है। और इस साजिश के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। दुनिया में कई सारी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो चीन की नीतियों की वजह से कई सारे मुल्कों में एक डिस्टर्बेंस, एक एनार्की जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। आखिर चीन की नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में ये कोहराम क्यों मचा हुआ है? कहीं हत्या, कहीं आगजनी, कहीं कुछ। इसको समझने के लिए कि मौत के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है, आज हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मौत से तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि चीन की वजह से उनकी मौत हुई है? एकदम मानता नहीं हूँ। मैं आपके चैनल पे ओपनली कह रहा हूँ, ये साजिश सिर्फ चीन की है। देखिए, पूरे ये वारदात के पीछे तीन बिंदु, मेरी सोच से तीन बिंदु प्रमुख हैं। पहला, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर। दूसरा, क्यों मारा गया मिस्टर आबे को और कौन शक्तियां इस षड्यंत्र में फंसी हुई हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट कि हिंदुस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इसका, इस मौत से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले आते हैं सिक्योरिटी पे। तो ये तो सिक्योरिटी फेलियर में तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपने इतने बड़े लीडर को बीच चौराहे पे छोड़ दिया। एक आदमी पत्रकार के भेष में पहुंच जाता है और क्लोज रेंज से गोली मार देता है। देखिए, कुछ लोग कह रहे थे, जैसे मैं एक टीवी पे था तो एक दो वहाँ के जो टीवी के चैनल के लोग थे जापान में, कि जापान बहुत ही शांति प्रिय देश है, यहाँ ये सब चीज़ को ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसा हो सकता है। इस पर दो बिंदु मैं बोलना चाहूँगा। पहला, क्या ये सच नहीं है कि जापान के एक प्रधानमंत्री को रेलवे स्टेशन पर गोली मार के हत्या कर दी गई और उनके मेमोरी में वहाँ पे एक छोटा सा मेमोरियल बना है? क्या ये सच नहीं कि तीन और प्राइम मिनिस्टर पर अटैक हुआ है? ठीक है, जापान के लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, शांति प्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ रात बेरात कभी भी चल जाइए महिलाएं, हमारी हिंदुस्तानी महिलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सच है। लेकिन जब आप थ्रेट परसेप्शन करते हैं तो आप तो कैटर करना पड़ेगा वर्स्ट सिनेरियो के लिए, राइट। और यही तो थ्रेट परसेप्शन का मूल आधार है कि वर्स्ट क्या हो सकता है, कि हत्या का अटेम्प्ट होगा। तो क्या आपके लिए, क्या आपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया कि इस थ्रेट परसेप्शन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए ज़ीरो एरर का स्टेटस बनाया? नहीं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये कोई भी जो वीवीआईपी होता है, और मिस्टर आबे एक छोटी ओहदा वाले व्यक्ति नहीं थे, ग्लोबल लीडर है। ग्लोबल लीडर। उनके बाबा प्राइम मिनिस्टर, उनके पिताजी फॉरेन मिनिस्टर, वो खुद प्रधानमंत्री, और लॉन्गेस्ट टेन्योर जापान में, लॉन्गेस्ट टेन्योर प्रधानमंत्री का उनका रहा है। ऐसा व्यक्ति, उसका कोई इनर रिंग नहीं है, आउटर रिंग नहीं है, आउटर रिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, होता क्या है कि जब वीवीआईपी खड़ा हो तो कॉमन सेंस बोलता है कि खतरा तो बाहर से आएगा उसके शरीर की तरफ, तो जो भी सिक्योरिटी टीम है उसको देखना चाहिए। मान लीजिए तो आप बैठे हो, तो यदि मैं आपको सिक्योरिटी कवर दे रहा हूँ तो मेरा फेस होगा दीवार की तरफ, मैं आपसे विपरीत दिशा में देखूंगा और मेरी निगाहें देखेगी कहाँ से थ्रेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि थ्रेट तो आपके तरफ बढ़ेगा ना। यदि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो खत्म है, पीछे से कोई भी आ सकता है, इधर से कोई भी आ सकता है। तो चारों दिशाओं से जब तक सिक्योरिटी टीम की निगाहें बाहर की तरफ नहीं रहेगी तो टारगेट सिक्योर नहीं है। एक और बिंदु कि वहाँ न एम्बुलेंस था, न फ्रिस्किंग हुई थी। उसके बाद सिक्योरिटी का जो बंदा था उसका रिएक्शन देखिए, मैं वीडियो देख रहा था कि जब वो फायर करने जा रहा था तो ऐसे से कर रहा था। अरे इतने देर में तो ख़त्म कर देना था। हाँ,
आप देख रहे हैं कि एबे के स्टेचर के आदमी को का लाइफ खतरे में आने वाले है और आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शूट कीजिए, मार दीजिए, खत्म कर दीजिए उसको। ऐसा क्यों नहीं किया? ये क्या सिक्योरिटी रिएक्शन है उस आदमी का? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। एक और इसमें पॉइंट मैं आपको ऐड कर दूं, जो जापानीज़ वहाँ के मीडिया में जो बात आ रही है कि ये प्रोग्राम तय नहीं था, ये अचानक से लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम तय किया गया। वहाँ पे मुश्किल से 100 आदमी भी नहीं थे जिसमें वो रैली कर रहे थे। तो जो आबे को जानते हैं कि उनकी रैलियों में तो कम से कम 5-7 हज़ार लोग कहीं भी इकट्ठा हो जाते थे, और अचानक से ये सारा प्लान बना और अचानक से ये सारी चीज़ें हुई, तो ये कि ये लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम कैसे चेंज हुआ और इसके बारे में इस शख्स तक जानकारी किसने पहुंचाई? इसका मतलब है कि षड्यंत्र बहुत गहरा है। ये तो मुझे राजीव गांधी का चिकमगलूर वाला सिनेरियो लगता है। प्रोग्राम वहाँ जाने का नहीं था, लास्ट मोमेंट में बनाया गया। लास्ट मिनट में बनाया गया है। और दिल्ली से कौन व्यक्ति था जिसने ये सूचना दी कि आपको जाना है? तो ये जो षड्यंत्र होता है ना, ऐसे ही होता है कि आपको अपने वीवीआईपी टारगेट को आप सकिन कर लेते हैं, अपने किलिंग जोन में सकिन कर लेते हैं, मैनिपुलेट करके स्थिति को। वही हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें चीन का एंगल कहाँ से आता है? आता हूँ। अब मैं उसी बिंदु पे आ रहा है, अब तब आऊँगा हिंदुस्तान के लिए इम्प्लीकेशन। दूसरा बिंदु, ये तो पहला है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। कोई भी जब हत्या की जाती है, जब पुलिस इंक्वायरी करती है, तो शक किस पे जाता है और इस मौत से फ़ायदा किसको है? मोटिव। अब हत्या, अब मान लीजिए इंक्वायरी होती है तो नेट बहुत बड़ा फैला जाता है, ये भी हो सकता 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 है। ये हत्या एक इंडिविजुअल अपने कारण कर सकता है, जैसा कि हत्यारा कह रहा है। हालांकि ये रेड हेरिंग है, ये फॉग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की इंक्वायरी को कोशिश की जा रही है। ये कहता है मैं आबे की नीति से नाराज़ था, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, मिस्टर आबे ने प्रधानमंत्री की गद्दी 2020 में छोड़ी, क्या कौन सी नीति है? तो 2.5 साल आपको लग गया समझने में कि नीति खराब थी। 2.5 साल, और वो नीति वो फॉलो भी नहीं कर रहे। दूसरी बात, अब नीति पे आते हैं। नीति के 2 दृष्टिकोण हैं। क्या ये सच नहीं है कि मिस्टर आबे के नेतृत्व में जापान में जो आर्थिक विकास हुआ है उसे सभी प्रसन्न थे और इसीलिए तो लोकप्रियता बढ़ी? तो उनकी जो नीति थी उससे जापानीज तो प्रभावित थे। तो वो कौन लोग थे जिनको पेट में कष्ट हुआ? अब आता हूँ, ये तो इंडिविजुअल कर सकता है, रूल आउट कर दीजिए, नॉट पॉसिबल। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर सकते हैं, वो भी मुझे नहीं लगता है। पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, इसमें थोड़ा शक की गुंजाइश है। और चीन का हाथ हो सकता है, इसमें मेरी 100% मेरी सोच है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन के साथ बिना चीन के भी षड्यंत्र होने की संभावना है। अब हम चीन पे आते हैं। चीन मिस्टर आबे से क्यों परेशान थे? मिस्टर आबे, आपको याद होगा कि वहाँ पे डोकलाम में जब समस्या हुई थी तो ओपनली उन्होंने हमको सपोर्ट किया था। मिस्टर आबे ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान में संशोधन डाला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो सेना तो डिकमीशन हो गई थी, एसडीएफ बन गया था। अब उन्होंने कहा नहीं, हम लोग के पास प्रॉपर सेना होना चाहिए, हम लोग को न्यूक्लियर पावर बनने की जरूरत है। ये जो न्यूक्लियर पावर का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो चीन को परेशान किया। क्यों? जापान और चीन का बॉर्डर है, नज़दीकियाँ हैं, नज़दीकियों से यदि जापान न्यूक्लियर पावर बन जाता है और प्रॉपर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एक पावरफुल शक्ति थी, वो तो हिंदुस्तान के गेट तक पहुंच चुके थे। और एक एवरेज जापानीज आदमी, ही इज़ ए गुड सोल्जर, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेम से भरा होता है वो। तो ये चीन की परेशानी बढ़ी।
कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मिस्टर अबे के द्वारा, चाहे क्वाड हो, चाहे मालाबार एक्साइज हो, चाहे न्यूक्लियर पावर बनने की घोषणा हो, संविधान संशोधन करके सेना को पूरी तरह से नया फॉर्म देने की ज़रूरत हो, मिलिट्री इक्विपमेंट करने की ज़रूरत हो, ये परेशानी का कारण हुआ। और इसीलिए चीन की साजिश थी कि इसको हटाओ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा, जनरल रावत जब न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर की उन्होंने बात करनी शुरू की कि अब वॉरफेयर का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है, उनको 4 घंटा में हटा दिया गया। मिस्टर आबे को 4 दिन में, जब वो न्यूक्लियर चीज़ का पावर का घोषणा की, 4 दिन में हटा दिया गया। बोरिस जॉनसन विक्टिम हुए हैं। जो लोग चीन के खिलाफ सोच रहे थे या अपना वॉइस कंसर्न कर रहे थे या चीन के अगेंस्ट काम कर रहे थे, मिस्टर ट्रंप हटा दिया गया पैसा फेंक के। तो मिस्टर ट्रंप हो, बोरिस जॉनसन हो, आबे हो, आपका ताइवान का सेना प्रमुख कैसे मारा गया? हेलीकॉप्टर क्रैश। एग्जैक्टली वैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जैसे जनरल रावत का हुआ था। तो ये चीन की साजिश है, मेरे को तो शक ही नहीं है, एक पैटर्न है। देखिए, जब हम लोग वॉर गेमिंग करते हैं तो पैटर्न देखते हैं, दुश्मन का बिहेवियर का पैटर्न क्या है। उस पैटर्न तो ये साबित होता है कि चीन ही है और कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो प्रधानमंत्री मोदी भी निशाने पे होंगे। मैं वही तो कहने जा रहा हूँ, एकदम ट्रंप को हटा दिया, बोरिस जॉनसन को हटा दिया, आबे को हटा दिया, अब बचा कौन? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उसका मैं तरीका बताता हूँ। ये जितने विदेशी ताकतें हैं उनमें देयर इज समथिंग कॉल्ड डीप स्टेट। डीप स्टेट को कौन लोग हैं? वो देश जो हमारे हितैषी नहीं हैं, उनके एक्स प्रेसिडेंट, एक्स जुडिशरी, एक्स सर्विस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, वो जो डीप स्टेट जो है वो सामने तो नहीं आते हैं, सामने वॉर नहीं करते, लेकिन पीछे से सारा काम करते हैं। पीछे से सब। राजस्थान में वो कठपुतली का देखे होंगे, वो ऊपर ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, ऐसे ऐसे उस कठपुतली डांस करती है। ये है मोदी जी इज ऑन टारगेट। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ, मोदी जी टारगेट पे हैं। और उसका मैं रूप बताता हूँ। CAA, किसान रैली, 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान, अग्निपथ, ये सब क्या है? ये दिखाता है कि वो डीप स्टेट हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और डीप स्टेट ने सोचा था कि कोविड के कारण हिंदुस्तान का तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है जितना अमेरिका वगैरह का है, तो सोचा था कि ये हमको मसाला मिला है, इससे हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, हाहाकार मचवा देंगे, हाहाकार, आर्थिक व्यवस्था टूटेगी। मोदी गया, लेकिन जिस पर देवी कृपा हो उसको कौन छू सकता है? तो मोदी जी पे देवी कृपा है। ठीक वैसे ही प्लान था जैसे श्रीलंका में चल रहा है एकदम। तो क्या किया मोदी जी ने? ताबड़तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, 2 मेडिसिन बनाया, उस मेडिसिन का एफिकेसी प्रूफ करवाया। उसको तो रिकॉग्निशन नहीं दे रहा था WHO, क्योंकि WHO तो कंट्रोल करता है चीन, तो रिकॉग्निशन नहीं देगा तो लोग खरीदेगा कैसे? तो मोदी जी ने बुलडोज किया, रिकॉग्निशन मिला। PP किट कितना एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने, सही बात है। और यदि कैजुअलिटी रेट देखिए, 130 करोड़ का कैजुअलिटी रेट देखिए, और बाकी देश जो बहुत समृद्ध हैं, धनी हैं, उनका कैजुअलिटी रेट देखिए। आज देखिए हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान PL480 का गेहूं लेता था अमेरिका से, आज सब देश बोल रहे हैं कि हमको चावल दे दो, गेहूं दे दो, चीनी दे दो। जब ये हिंदुस्तान इतना सशक्त उभर रहा है, तो क्या आप समझते हो कि लोगों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है? हम तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को मैं अपने गांव के पॉलिटिक्स से कंपेयर करता हूं। यदि गांव का पॉलिटिक्स जो समझ लिया, वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स समझ गया। जो मेरे चचेरे भाई हैं, क्या मेरा उत्थान चाहेंगे? वो तो काटेंगे मुझे। चीन तो हमें काटेगा, और वही कर रहा है। हिंदुस्तान को, मतलब मोदी जी को फिजिकली कवच कुंडल देने की जरूरत है। और हिंदुस्तान में जो जयचंद लोग हैं, जो डीप स्टेट के इशारे पे नाचते हैं और यहाँ आतंक फैलाते हैं, और एक
किसी लड़की ने कुछ बोल दिया उसके पीछे पड़ जाते हैं जो, लेकिन जो ताहिर रईयो है वो बंदा, क्या नाम है उसका, जो उस्मानी है, जो भी उस्मानी है, वो बोलता है, उसके पीछे कोई चर्चा नहीं होती। प्रोवोक उसने किया, महादेव शिव का उसने इंसल्ट किया, उस पर कोई चर्चा नहीं, बाकी उस लेडी पे सब चर्चा है। और दुख की बात है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जस्टिस 2 बार सिक्योरिटी चुक हो चुकी है। तो मैं बता रहा हूं कि काले बादल मंडरा रहे हैं देश को, मोदी जी को। यदि हिंदुस्तान चाहता है सुपर पावर बनना और आगे बढ़ना, आर्थिक व्यवस्था स्ट्रांग करना, मोदी जी को कवच कुंडल देना पड़ेगा। इसमें आप लोग का योगदान, इंटेलिजेंस एजेंसीज का योगदान, सबका योगदान जरूरी है। वो हमारे नेशनल एसेट है, उनको कुछ हुआ हम बर्बाद हो जाएंगे। दुश्मन यही तो चाहता है। तो ये तो बात कि खतरे जो है वो मंडरा रहे हैं हिंदुस्तान के लिए भी। तो ये शिंजो आबे के जाने के बाद उसका इम्प्लीकेशंस हिंदुस्तान पे कैसे होगा? क्या जापान की नीतियां बदलेंगी या हिंदुस्तान के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत गंभीर है। पहली बात, एग्जीक्यूटिव हेड टू एग्जीक्यूटिव हेड पर्सनल रैपो। मिस्टर आबे का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रैपो था, प्रगाढ़ दोस्ती थी, बहुत प्रगाढ़ थी। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो भी वो 3 व्यक्ति को, इंटरनेशनल लीडर्स को ट्विटर पे ट्रैक करते थे, फॉलो करते थे। मिस्टर आबे वाज वन ऑफ देम। और अमेरिका, वहाँ जापान गए थे मिलने भी। तो मिस्टर मोदी जी की आंखें बहुत तेज है, पड़क लेती है कौन कितने पानी में है। तो शुरू से उन्होंने दोस्ती बढ़ाया। बुलेट ट्रेन 80% फंडिंग जापान से, 1% के नहीं तो हम लोग अभी, हमारी जो स्थिति हम नहीं कर पाते तो 80% फंडिंग। फिर उसके बाद अभी अक्षरधाम के पहले आप देख रहे हैं, पहले 35-40 मिनट लगता था। आप यदि प्रति मैदान से ये लेफ्ट टर्न कीजिए तो फिर ये नोएडा की तरफ मुड़ने के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे जो है 35-40 मिनट, अब देखिए 5 मिनट नहीं लगता। और वो रोड किसने बनाया? रिकॉर्ड टाइम में, मेरा ख्याल है 1.5-2 साल में जापान ने बना दिया था। जब बन रहा था तो मैं तो हमेशा नोएडा रहता था, मैं तो क्रॉस करता था। फाइनेंशियल हेल्प, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हेल्प, मॉरल सपोर्ट, चीन के खिलाफ स्टेटमेंट और पर्सनल रैपो और हितैषी हमारा बनना। तो हमने तो एक हितैषी खोया है। लेकिन एक चीज़ है कि जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं वो भी मिस्टर आबे के अच्छे मित्र हैं, तो हमारा ख्याल है मैत्री में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ए को पूरी तरह से बी रिप्लेस नहीं कर सकते। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, मोदी जी की लीडरशिप है, उस वैक्यूम को भरने की क्षमता रखती है। और अंत में मैं यही कहूँगा, जिस देश पे देवी कृपा हो उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुद्दे पे इतनी क्लैरिटी के साथ उसके सारे इम्प्लीकेशंस, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।